किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। अब देखो समझने वाली बात कौन सी है। हमने जो 3 को हमने क्या किया, हमने प्राप्त भागफल में 3 घटाया तो हमें 12 प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के हमें बात ये समझ में आई कि 15 हमारा भागफल आया होगा, इसमें से हम 3 घटाएंगे तभी तो हमें 12 मिलेगा। ऐसे ही है ना कुछ। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या मिली है हमें प्राप्त है, जो संख्या प्राप्त हुई है वो पूर्णतः 9 से डिविजिबल है, तभी हमें वो संख्या मिली होगी भाई। तभी हमें तो 15 मिला होगा, तभी हमने उसमें 3 घटाया तो हमें 12 मिला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को पिक करते हैं सबसे पहले। 60 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर इसे 9 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 15 प्राप्त होने चाहिए। मतलब ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, 67 मल्टीप्लाई बाई 7 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी को पिक करते हैं। 40 + 7 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो और फिर इसको 9 से डिविजिबल कर दो। क्या ए भी 9 से डिविजिबल है? ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो सी ऑप्शन को अगर पिक करें 20, इसमें हम 7 जोड़ दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें, फिर 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 27 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, फिर ये 9 हो जाता है। तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगी? 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 3 9, तो ये हो गया 15। तो हमें यही तो चाहिए था। अब ये भागफल हमें प्राप्त हुआ, इसमें से अगर 3 घटा देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है। अब एक्स बैक्स को मानने की जरूरत नहीं है, पहले समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। 65% में अगर हम 63 जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक बात बताइए, जब ये 65% दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? ये 35% हो जाएगा ना। तो भाई 35% की वैल्यू हमें गिवन है 63 की। तो 100% की वैल्यू अगर की बात की है तो 63/35 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 7 नम 63, 7 पना 35, ये हो जाएगा 20। ये संख्या आ जाएगी हमें कितनी? 180। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। खाद्य सामग्री पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 3 नहीं आए। परिणाम स्वरूप बचे हुए प्रत्येक को 3 रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। पिकनिक पर जाने वालों की संख्या क्या होगी? इसको भी ऑप्शन से करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को पिक करें तो 12, तो 12 मान के चलो, जो कुल जाने वाले लोगों की संख्या 12 है, लेकिन जाने और ज़्यादा थे, तो 12 लोग तो गए हैं। अब 12 लोगों में से 3 रुपए ने प्रत्येक में अतिरिक्त 3 रुपए खर्च किए हैं, तो 12 थी 3600 रुपये इन लोगों ने खर्च किए हैं। इसका मतलब है कि अब बचे कितने होंगे भाई? 108 में से 36 इन लोगों ने दिए हैं, तो 8 में से 6 गया 2, ये कितना बचेगा? 10 में से 3 जाएगा 7, 72। अब क्या 72 को हम जो 12 लोग हैं उसमें बराबर बराबर बांट सकते हैं? भाई अगर हमें 72 को 12 लोगों में बांटना है तो हमें 12 ही चाहिए। कुछ ऐसी संख्या चाहिए जो बराबर बराबर रुपये बांट सके, मतलब स्क्वायर वाली हमें संख्या चाहिए। यहाँ से तो नहीं आ रही, तो ऑप्शन तो ये तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी को पिक करें, हम मान लेते हैं कि 9 लोग गए हैं। 9 लोग गए हैं, जाने कुछ और ज़्यादा थे पर 9 लोग गए हैं। तो ये 9 लोग जो गए हैं उन्होंने 3-3 रुपये तो एक्स्ट्रा कैरी किए हैं, तो मतलब 27 रुपये तो ये दे चुके हैं। अब 108 में से अगर 27 को हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 81। अब क्या इस 81 को हम 9 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं बराबर बराबर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करा देते हैं तो देखो हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। बस यही तो हमें चाहिए था कि इन लोगों ने जो है वो बराबर रुपए दिए, उसके अलावा 3 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो हमें कुछ ऐसी संख्या चाहिए थी जो कि स्क्वायर में आ जाए। तो 81 को हम बराबर बराबर बांट सकते हैं, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कर सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कुल मिला के पिकनिक पर कितने लोग गए? 9 लोग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा? अब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। अगर हमें किसी वैल्यू का उच्चतम मान निकालना है तो बाकी जो बची वैल्यू उसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा। तो हमें y बराबर 0 और z बराबर 0 लेना पड़ेगा।
अगर y बराबर 0 z बराबर 0 ले लेते हैं तो 503 ये वाली बन जाएगी संख्या, और ये बन जाएगी 207। तो ये कितना हो जाएगा 10 1 7। तो 710 तो हमें मिल चुके हैं, 1181 में से हमें 710 मिल चुके हैं। तो 1 7 और ये 11 में से 7 11 4 471। तो हमें जो संख्या प्राप्त होने वाली है वो देखो 4x1 है और ये देखो 471 है। तो ये दोनों डिजिट तो सेम है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7। तो ए विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर 130 रुपए दे रखे हैं और इनकी जो संख्या है वो पैसों में दे रखी है। तो ये तो हम इनको क्या है रुपए में हमें चेंज करना पड़ेगा भाई, तभी हमारा क्या आंसर आ पाएगा भाई। दोनों राशि बराबर होंगी तभी तो हम निकाल पाएंगे कि सिक्कों की संख्या कितनी है। तो या तो आप इनको सिक्कों में चेंज कर लो या फिर डायरेक्ट क्या करो आप इनको रुपए में चेंज कर लो। अगर मैं 50 पैसे की बात करूं तो 50 में अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं भाई, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, प्लस कर दो कितना 10 पैसे, 100 से डिवाइड कर दो, 5 पैसे के सिक्के 100 से डिवाइड कर दो। तो ये रुपए आ गए हमारे पास कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं और आपके 5 रुपए में 5 पैसे में कितने रुपए होते हैं। तो ये बन जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 100 हमारा तो एलसीएम तो आ ही चुका है। जब 100 एलसीएम आ चुका है तो क्या कर देते हैं यहाँ पर 50 60 65, तो 65 एक्स मान लेंगे भाई। एक्स वो मान है जो कि क्या होगा बराबर बराबर सिक्के हैं, तो एक्स ही तो मानना पड़ेगा ना हमें। तो एक्स मान लेते हैं इसको। तो 130 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 20 टाइम्स हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 200। तो प्रत्येक के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी होगी 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में Q का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। अब हमें Q का उच्चतम मान निकालना है। जब Q का उच्चतम मान निकालना है तो बाकी मान जो R और P के मान है उनको 0 रखना पड़ेगा भाई। R और P के मान 0 रख देते हैं तो ये संख्या मिल जाएगी 509, ये 509 हो जाएगी, ये 307 हो जाएगी। तो 307 हो जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी 816। अब 816 हमारे पास आ चुका है, तो 1114 में से अगर 816 को घटा देते हैं, ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, फिर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 11 में से अगर 9 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 298 आ जाएगी। ठीक है, जो कि 2Q8 और ये है 298, ये दोनों तो समान है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दैट्स इट, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपए है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या होगी। तो भाई अब तो ये रुपए में ही दे रखे हैं, क्योंकि 1 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है और आपके पास 10 रुपए के नोट है, तो रुपए में दे रखे हैं ऑलरेडी। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अब इनकी संख्या समान है। अब संख्या समान है तो क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं सबकी संख्या। भाई संख्या समान है तो एक्स ही मान लेंगे ना। देखो 1 रुपए के नोट प्लस 5 रुपए के नोट प्लस 10 रुपए के जो नोट हैं वो बराबर हैं कितने के 480 के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16। 16x बराबर कितना हो जाएगा 480। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब बताना क्या है, तो कुल नोटों की संख्या बतानी है भाई। जब नोटों की संख्या समान है तो क्या होगा, 3 प्रकार के नोट हमारे पास दे रखे हैं भाई। 1 रुपए के नोट भी आपके पास 30 हैं, 5 रुपए के नोट भी आपके पास 30 होंगे, और ये अगर ये 10 रुपए के नोट भी आपके पास 30 होंगे, तो ये कुल मिला के हमारे पास नोट कितने हो जाएंगे 90। ये तो नोटों की संख्या आ गई, लेकिन अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करना होता तो हम कैसे निकालते भाई। सिंपल है कि अगर जैसे कि 5 रुपए में क्या निकालना है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 30 है, तो 5 3 15, मतलब 5 रुपए के कितने, 5 रुपए के कितने रुपए हैं भाई 30 का मल्टीप्लाई करा दो भाई। 5 के 30 नोट है तो 150 रुपये उसके हो गए। अगर 10 के नोटों की बात की जाए तो 10 के कितने हो जाएंगे 300 रुपये वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकल आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो x और z का उच्चतम मान निकालना, तो y की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी। तो y की वैल्यू अगर हम 0 मान लेते हैं तो 903 हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर एक संख्या और दे रखी है 7। अगर हम x की वैल्यू अभी के लिए 0 मान लें तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1605। तो 1605 हमारे पास कुल मिला के इन दो टर्म को मिला के वैल्यू आ चुकी है। अगर हम z की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं तो 16 3 19 हो जाएगा। हमें चाहिए 1700। तो जो z की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती है, सॉरी 2 रख देंगे तो 1800 से ज़्यादा आ जाएगी वैल्यू, बट हमें चाहिए 1700 से नीचे, 1700 से 1800 के बीच में। तो यहाँ पर z की वैल्यू 2 तो नहीं होगी, ये बात तो कन्फर्म हो गई। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब क्या करेंगे हम, अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं। भाई हम x की वैल्यू पहले 3 रख के देखते हैं। तो 732 और ये हमने y की वैल्यू तो 0 मान ही ली है, तो 903 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये कितना हो जाएगा 135। 5 3 8 2 10, हाथ से 3 3 6 7 और ये कितना हो जाएगा 9 7 16 17। तो भाई क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी और z की वैल्यू आएगी 1। ये x और z की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर दिस इक्वेशन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने और इतने के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होता है। अब सबसे पहले देखो मैथ में यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगर हर की बात करिए तो सब में 1000 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं 1/5 और 2/5, इनको भी हमें हर क्या है 1000 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 200 और 200 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 200 डिवाइड बाई 1000 और ये बन जाएगी 400 डिवाइड बाई 1000। तो मतलब जो भी वैल्यू हमारी होगी वो 200 और 400 के बीच में होने वाली हैं। तो 200 से कम और 400 से ज़्यादा जो भी उसे हटा ही देते हैं। अब ये 200 से कम है, इसको हटा दो। और ये 400 से देखो 562 दे रखा है तो इसको भी हटा दो। यहाँ पर देखो आप 562 552 दे रखा है, जबकि वैल्यू 200 और 400 के बीच में आनी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ये दे रखी है 2/4 और ये दे रखी है 6/10। ठीक है, अब देखो इनको कट नहीं करना है हमको। कट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू जिस प्रकार से दे रखी है उसी प्रकार से दे रखी होंगी, उन्हीं के बीच में हमको संख्या निकालनी है। वरना आप यहाँ पर 2/4 1/2 कर दो, ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन को। तो इनके हर को पहले समान बनाना पड़ेगा, तभी तो इनमें कंपेयरिंग हो पाएगा। तो ये क्या करेंगे 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ करा दो 4 का। भाई हमने एलसीएम से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हो जाएगी 20/40 और ये हो जाएगी 24/40। अब हमें जो संख्या मिलेगी वो 20 और 24 के बीच में मिलेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू का क्या काम है और इस वैल्यू का भी कोई काम नहीं है। तो एक ही संख्या है ऑप्शन बी जो हमारी 20 और 24 के बीच में आएगी, 21/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि संख्या इतनी 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है तो इसके स्थान पर और उसके स्थान पर आने वाले क्रमशः अंक क्या होंगे। तो अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 होने चाहिए, ठीक है, या फिर 5 होने चाहिए। तो 5 किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 की जगह पर 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो तो इसके उस तरफ तो लास्ट में इसमें तो 2 आएगा, अगर 2 रख देंगे, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अब ये बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 2 8 9 3 और ये 2 वैल्यू हमें रखनी है, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके 0 मतलब 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। तो अगर हम इसकी जगह पर अगर हम 0 0 पुट कर देते हैं तो क्या ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं मतलब 300, क्या ये 8 से डिविजिबल होगी। 8 या 24 हो जाएगा, क्या 60 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए कैसे होगा 2 8 9 3 2 0। अब अगर लास्ट के 3 डिजिट तो 8 चौको 32, ठीक है 40 टाइम्स। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होने चाहिए, तो ये दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है। अब विषम संख्या क्या होती है
विषम संख्या अलग होती हैं, अभाज्य संख्या अलग होती हैं। तो 17 और 13 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इनको तो हटा ही दो, ये तो होंगे नहीं। और सी वाली जो है वो आपकी सम संख्या है, दैट्स इट। तो हमारा क्या हो जाएगा 15। भाई विषम संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जाता है। और विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या अभाज्य संख्या से डिफरेंस होती हैं, ठीक है। विषम संख्या होती है उनमें जिनमें से 2 से भाग नहीं जाता है, बस। और अगर इसके फैक्टोरियल करेंगे तो 3 × 5 हो जाएंगे, जो कि आपका 3 से ही भाग चला जाएगा, 5 से ही भाग चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x और y 2 सम संख्या है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात करिए। भाई मान के चलो एक सम संख्या 20 है और दूसरी 22 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो सम ही हमें मिलने वाला है, 42 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें से एक जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, विषम संख्या। तो दोनों सम संख्याओं में अगर एक जोड़ दें तो हमारे विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करना।